बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार केस है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट केस है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे कैसे डीप डाइव करके एनालिसिस किया गया और पाया गया कि जो बोरोअर है वो एक एक्चुअल में जेन्युइन बोरोअर नहीं है और बुक्स ऑफ अकाउंट, फेक बुक्स ऑफ अकाउंट, बोगस बुक्स ऑफ अकाउंट बना के दे रहा है। तो जिसकी वजह से बैंक ने उसको लोन सेंक्शन करने से मना कर दिया और अल्टीमेटली फ्यूचर में जो उसने फ्रॉड करना था बैंक के साथ या डिफ़ॉल्ट करना था, उस डिफ़ॉल्ट से बैंक ने अपने आप को बचा लिया एडवांस में ही। ठीक है, तो बहुत डिटेल में और बारीकी से आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये केस किसी बैंक में हुआ था, तो आपको आज शेयर करता हूँ इसकी डिटेल। एक एबीसी टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है जो कि 30 साल से भी ज़्यादा विंटेज वाली है। हर एक लाइन, हर एक फैक्ट जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, उसका कहीं ना कोई लिंक है, कोई ना कोई तालमेल है। तो ध्यान से देखते जाइए, पढ़ते जाइए। 30 साल से ज़्यादा काम करते हुए बंदे को हो गया तो मतलब एक कंफर्ट आ जाता है ना, 30 साल से काम कर रहा है। थर्ड जनरेशन बिजनेस में इन्वॉल्व है। दादाजी ने बिजनेस शुरू किया था, फिर फादर बैठे, अब उस फादर के आगे बच्चे भी बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, तो बड़ी अच्छी बात है। यार्न की, धागे की मैन्युफैक्चरिंग करता है। धागा भी कौन सा? एक्रेलिक यार्न। एक्रेलिक यार्न की मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, यानी स्पिनिंग यूनिट है। पर इसमें एक खासियत क्या थी कि जो ये धागा बनाता था ना, उसके लिए जो उसका रॉ मटेरियल था वूल, वो एक सेकंड हैंड मटेरियल है। तो यानी कि फर्स्ट हैंड वूल नहीं थी जो ओरिजिनली जनरेट हुई, यूज्ड, रीयूज्ड वूल थी। कि जो एक बार यूज से वूल से कपड़ा बन गया, वेस्ट हो गई, उसको दोबारा रिसाइकल किया गया, तो रिसाइकल्ड वूल से धागा बनाता था। तो ये जो रिसाइकल्ड वूल है, ये सारी की सारी ये बाहर वाली कंट्री से, थाईलैंड, चाइना, मलेशिया, मतलब बड़ी अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट करता था। ठीक है, तो उससे धागा बना देता था। और आपकी नॉलेज के लिए, अगर कोई रिसाइकल्ड चीज़ से हम दोबारा कुछ साइकिलिंग करने की कोशिश करते हैं तो ऑब्वियसली क्वालिटी तो डाउन होती ही होती है। तो जो रिसाइकल्ड वूल से धागा बनता है तो उसकी क्वालिटी लोअर ग्रेड की होती है। लोअर ग्रेड का धागा होता है वो थोड़ा कमज़ोर धागा होता है, मार्केट में सस्ता बिकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि उसकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज क्या चल रही थी वर्किंग कैपिटल की, और प्रपोज्ड क्या थी। देखिए, वो एक बैंक ए में उसका मेजर फाइनेंसिंग था। बैंक ए में वो सिंस 2018 चल रहा है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अराउंड 6-7 साल हो गए एक ही बैंक में काम करते हुए। तो वहां पे 21 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट थी, 4 करोड़ रुपए का मशीनरी टर्म लोन था एमटीएल, और 2 करोड़ रुपए का जीसीएल लिया हुआ था। तो टोटल 27 करोड़ रुपीस का एक्सपोजर था। एक बैंक बी भी था पिक्चर में। ये मल्टीपल बैंकिंग अरेंजमेंट में केस था। अगर आपको मल्टीपल बैंकिंग पारीपासु की वीडियोस कभी नहीं देखी हैं तो मेरे मेंबर्स ओनली सेक्शन में वो अवेलेबल है, तो आप मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन लीजिए और वहां पे चेक कर लीजिए। तो बैंक बी में वो सिंस 2021 जुड़ा हुआ था, तो वहां पे भी 3 साल हो गए थे उसको जुड़े हुए। तो ठीक है, मतलब एग्जिस्टिंग बैंक के पास भी बहुत अच्छी विंटेज से काम चल रहा है। वहां पे खाली 7 करोड़ रुपीज की सीसी लिमिट ली हुई थी और टोटल 7 करोड़ ही हो गया। तो टोटल 27 + 7, 34 करोड़ रुपीज का उसका लोन का एक्सपोजर हो गया। 34 करोड़ रुपीज का लोन का एक्सपोजर हो गया। करेक्ट। अब हम बात करते हैं प्रपोज्ड फैसिलिटीज की। उस वो चाहता क्या था? वो कहता था कि बैंक ए मेरा सेम चलता रहे, वहां पे कोई चैलेंज नहीं, और जो मेरा बैंक बी है ना, मैं उसके साथ अपना रिलेशन खत्म करना चाहता हूं। आप बैंक बी का रिलेशन, बैंक बी का सारा रिलेशन अपने पास ले आओ। 7 करोड़ रुपीज का डेट आप अपने पास ले आओ, तो टोटल मेरा डेट सेम ही रहेगा। मेरे को कोई डेट में इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, सेम लेवल पे ही चाहिए। सिर्फ बैंक बी को हटा के बैंक, आपके बैंक को मेरे को लेके आना है। तो ये भी एक बड़ा विचित्र, मतलब सिंपल सा पॉइंट है कि भाई ठीक है यार, प्लेन प्लेन टेक ओवर ही है केस। तो केस में कुछ ऐसा भी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड कर रहा है क्लाइंट, तो उस तरह से भी कोई चैलेंज नहीं है। देन फिर कोलेट्रल, 10 करोड़ रुपए की उसकी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो स्पिनिंग यूनिट था उसका, 4 करोड़ रुपए की घर की प्रॉपर्टी, घर की प्रॉपर्टी भी दे रहा है। एक उसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस था, एसओसीपी कमर्शियल ऑफिस, तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपए की। और एक उसका एक प्लॉट था करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का वो प्लॉट दे रहा था। तो टोटल 16 करोड़ रुपए की वैल्यू की वो प्रॉपर्टीज दे रहा था एज अगेंस्ट द एक्सपोजर ऑफ 32 करोड़। 32 करोड़ कैसे? जो जीसीएल होता है 2 करोड़ रुपए का, जिस पे तो सारी की सारी गवर्नमेंट की गारंटी होती है, तो इसके लिए तो हमें सिक्योरिटी की के साथ लिंक करने की जरूरत नहीं है।
तो 34 माइनस 2 करोड़ तो बच गया 32 करोड़ रुपीस। तो 32 करोड़ रुपीस का टोटल एक्सपोजर अगेंस्ट 16 करोड़ की प्रॉपर्टी के, यानी कि 50% हमारे पास कोलेट्रल यहाँ पे अवेलेबल था। तो बड़े टिकट साइज के लोन्स में कोलेट्रल आपके पास कम ही आता है, और जो ये कोलेट्रल था 16 करोड़ रुपए का, ये बैंक ए के पास मॉर्गेज था और उसके ऊपर हमें पारी पासु चार्ज बैंक ए दे देगा, ऐसा क्लाइंट ने बोला। और क्लाइंट ने बोला कि बैंक ए ने वो चार्ज सिमिलरली बैंक बी को भी दिया हुआ है, तो बस मेरे को तो सिर्फ नाम ही रिप्लेस कराना है, तो मैं बैंक बी सी की जगह आपका नाम उस चार्ज में लिखवा दूंगा, प्रॉपर्टीज बैंक ए के पास ही पड़ी रहेंगी। अगेन आपको ये पारी पासु का कोलेट्रल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो वो मैंने मेंबर्स ओनली वीडियोस में समझाया हुआ है। सिबिल्स में अगर हम चेक करेंगे तो उसका सीएमआर स्कोर, बड़ी एंटिटी है तो सीएमआर स्कोर नॉट एप्लीकेबल था, एनए था, और इंडिविजुअल के सिबिल स्कोर्स जो थे वो 750 प्लस थे। तो सिबिल में कोई चैलेंज नहीं था हमारे पास। अब हम बात करते हैं कि उसके बैंकिंग कंडक्ट की, कि बैंकिंग कंडक्ट कैसा था। अब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, जो बैंक ए था, जो उसका मेन फाइनेंसर बैंक था, सारी की सारी चर्निंग, सारी की सारी क्रेडिट सबमिशंस उसी बैंक के अंदर आ रही थी, ठीक है। हाँ, लिमिट फुल यूज कर रखी थी, फुल यूज ऑफ लिमिट था, पूरी की पूरी लिमिट यूज थी। 21 करोड़ की लिमिट थी और 21 का 21 करोड़ पूरा यूज था। मशीनरी टर्म लोन और जीएससीएल की किस्तें भी टाइम पे जा रही थी, और कोई इनवर्ड चेक बाउंसिंग, कोई ओवरड्यू चार्जेस, कोई पीनल, कुछ भी नहीं पड़ा था। बिल्कुल क्लीन बैंकिंग कंडक्ट था बैंक ए का। लेकिन बैंक बी में, जहां पे वो 2021 से जुड़ा हुआ है बैंक बी के साथ, यानी 3 साल से जुड़ने के बावजूद भी उस बैंक में वो चर्निंग नहीं कर रहा। प्रपोर्शनेट चर्निंग तो करनी चाहिए ना। अगर 21 प्लस 7 28 करोड़ का एक्सपोजर है, तो इस रेशो में उसको अपनी टोटल सेल्स को रूट करना चाहिए दोनों बैंक्स के अंदर, पर वो रूट नहीं कर रहा था बैंक बी में। वहां पे नेग्लिजिबल चर्निंग थी ही नहीं, मतलब बस सिर्फ थोड़ी बहुत ट्रांसफर एंट्री आती थी, और उसकी वजह से इंटरेस्ट सर्विसिंग भी लेट हो रही थी। 15-15, 20-20, 25-25 दिन बाद इंटरेस्ट सर्विसिंग हो रही थी। उस बैंक में है एक हैरानी की बात मैंने जो नोटिस की, वो ये थी कि उसकी जो लिमिट की यूटिलाइजेशन थी वो खाली 5 करोड़ के अंदर अंदर ही रह रही थी। हालांकि जो उसकी लिमिट सैंक्शन है वो तो 7 करोड़ रुपीज है, पर उसकी जब मैं यूटिलाइजेशन का ट्रेंड बैंकिंग एनालिसिस में देख रहा था, तो मैं देख रहा था कि 5 करोड़ से ऊपर तो जा ही नहीं रही। मतलब 4 करोड़ 99,99,000 ऐसे करके रुक जाती, उसके आगे कभी नहीं जाती। पिछले 12 महीने से यही ट्रेंड चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि उसकी लिमिट कहीं ना कहीं 5 करोड़ की ही तो रिलीज नहीं है कहीं 7 में से। ऐसा तो नहीं है कि 2 करोड़ की लिमिट को बैंक ने लियन कर रखा है, रोक रखा है, ऐसा तो नहीं है। तो खैर, मुझे पता नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो 5 करोड़ रुपया वो लिमिट यूज कर रहा है। देन अब हम आते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर। अब हमने फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए, उसका 2021 में 59 करोड़ रुपीस का सेल्स था, 2022 में 81 करोड़ रुपीस का सेल्स हो गया, और 2023 में 89 करोड़ रुपीस का सेल्स हो गया। ये सारे ऑडिटेड रिजल्ट्स हैं, ऑडिटेड रिजल्ट्स हैं। तो 89 करोड़ का हो गया। एबिटा मार्जिन 6.63%, 5.3%, 13%, 13% एबिटा मार्जिन, पॉइंट टू बी नोटेड। एकदम से इतना मार्जिन कैसे हो गया भाई? पैट परसेंटेज, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.16%, 0.89%, 6.14%, 6.144% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि 89 करोड़ रुपीस का अगर हम 6.14% करें तो वो तो बहुत हेफ्टी अमाउंट हो गई, बहुत बड़ी अमाउंट हो गई। 6-7 करोड़ का कुछ प्रॉफिट बन गया, ठीक है। और इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 10-11 करोड़ के करीब आ रहा था। इतना प्रॉफिट कैसे कमा लिया भाई ये स्पिनिंग यूनिट वाले बंदे ने? बड़ी हैरानी वाली बात थी। चलो, हमने नोट कर लिया पॉइंट। कैश अक्रूवल्स 2.3 करोड़ के, 2.6 करोड़ के, नेचुरली इतना प्रॉफिट बढ़ाया तो ये तो बढ़ने ही थे। फिक्स एसेट्स 10.7 करोड़ के, 11 करोड़ के, 10.7 करोड़ के, तो यानी फिक्स एसेट्स में तो कुछ उसने पैसा वगैरह इन्वेस्ट पिछले 3-4 सालों में खास किया नहीं। कैपिटल 14.7 करोड़, 16.4 करोड़, 18.6 करोड़ की कैपिटल, 18.6 करोड़ की, और प्रॉफिट भी 6-7 करोड़ के। तो यानी कि इसमें से उसने प्रॉफिट को रिटेन नहीं किया, प्रॉफिट को विड्रॉ कर लिया, प्रॉफिट को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद उसका डेट बर्डन 20 करोड़ का टोटल डेट, 13.4 करोड़ का डेट, लिमिट की यूटिलाइजेशन कम होगी थोड़ा, और 25.3 करोड़ का डेट, ठीक है।
गेयरिंग रेशो बिल्कुल अच्छी खासी 1.4, 0.8, 1.4, लीवरेज रेशो 1.7, 1.3, 1.5, कंफर्टेबल, वेरी गुड वेरी गुड। करंट रेशो 1.3, 1.4, 1.6, अगेन वेरी गुड। कैपिटल भी ठीक है, 18.6 करोड़ रुपए की। स्टॉक के डेज 91 डेज का स्टॉक, 65 डेज का स्टॉक, 77 डेज का स्टॉक, अगेन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डेटर्स के डेज 56 डेज के डेटर्स, 19 डेज के डेटर्स, 67 डेज के डेटर्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्रेडिटर्स 24 डेज के, 39 डेज के, 6 डेज के क्रेडिटर्स भी उसने काफ़ी कम कर दिए, 6 डेज के ही क्रेडिटर्स बचे। DSCR 2.01x, 1.38x एंड 2.33x, DSCR में भी फुल मार्क्स, DSCR में कोई दिक्कत नहीं। तो मेन जो पॉइंट हमें जो चुभ रहा था वो था प्रॉफिट का पॉइंट। क्रेडिटर्स का पॉइंट तो चलो ठीक है कि जो इंपोर्ट कर रहा था वो लोअर साइकिल के ऊपर इंपोर्ट कर रहा था, उसका साइकिल कम हो गया था, तो अब क्रेडिटर्स कोई ज़्यादा बचे नहीं। बट ये पॉइंट हमें थोड़ा खटक रहा था कि ये कैसे हो गया, क्योंकि हम तो लुधियाना की सेंटर में बैठे हैं, पूरी टेक्सटाइल मार्केट में बैठे हैं, बहुत सारे स्पिनिंग यूनिट हमारे पास आए हैं, और ये तो सेकंड हैंड वूल वाला, रिसाइकल्ड वूल वाला स्पिनिंग यूनिट है, फ्रेश वाला स्पिनिंग यूनिट भी नहीं है, और इसमें तो वैसे ही प्रोडक्ट सस्ता बिकता है, वैसे ही उसमें मार्जिन कम होते हैं, और ये इतना प्रॉफिट कहाँ से कमा गया। खैर क्वेश्चन मार्क आया एडजस्टमेंट करते टाइम। तो उसके बाद हमने इसका स्टॉक स्टेटमेंट्स देखा, पिछले 6 महीने का, पिछले 6 मंथ्स का हमने स्टॉक स्टेटमेंट देखा, ठीक है। तो लास्ट 6 मंथ्स के जो हमने स्टॉक, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की फिगर्स को देखा, तो हमने पाया कि क्रेडिटर्स तो अगेन नेग्लिजिबल ही थे, जो उसके 31/3/23 में भी नेग्लिजिबल ही नजर आ रहे हैं। तो लास्ट 6 महीने की स्टॉक स्टेटमेंट, यानी मतलब आप लगा लो कि मार्च 24 की स्टॉक स्टेटमेंट, मार्च 24 की स्टॉक स्टेटमेंट के हिसाब से हमने देखा कि क्रेडिटर्स तो उसके भाई साहब नेग्लिजिबल ही हैं। जो स्टॉक था उसका, स्टॉक भी यहाँ पे जैसे 77 डेज का स्टॉक है ना, मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण के लिए यहाँ पे 10 करोड़ का स्टॉक है, और डेटर्स मान लीजिए यहाँ पे 15 करोड़ के हैं, तो लगभग लगभग स्टॉक 10 करोड़ का 15 करोड़ के करीब करीब ही नजर आ रहा था, 1-2 करोड़ ऊपर नीचे होगा दोनों में, बट मोटा मोटा यहीं पे नजर आ रहा था। तो मतलब हमने स्टॉक स्टेटमेंट के हिसाब से चेक किया, तो स्टॉक, डेटर्स और क्रेडिटर्स के लेवल में कोई भी फर्क बंदे का नहीं पड़ा। स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर्स वहीं के वहीं स्टैंड कर रहे थे, उतने ही लेवल पे जितने 2023 में थे, तो यानी 2024 में भी सेम और मोर लेस सेम लेवल पे स्टैंड कर रहे थे। अब हमारे लिए क्वेश्चन मार्क क्या क्या आए एडजस्टमेंट के टाइम पे। आपने देखा कि 2023 में इस पर्सन ने 89 करोड़ रुपीस का सेल्स दिखाया। तो जब मैंने जीएसटी रिटर्न्स को एडजस्ट किया, क्लाइंट की जीएसटी रिटर्न्स को देखा 2023 की, देश की, तो उसमें पाया कि जीएसटी रिटर्न्स की सेल्स का टोटल तो 83 करोड़ रुपीस बन रहा है। तो 6 करोड़ रुपए का सेल्स का डिफरेंस कैसे हो सकता है? जीएसटी में सेल है 83 करोड़ रुपीस की, ऑडिटेड में दिखाई है 89 करोड़ रुपीस की, तो ये 6 करोड़ रुपए की सेल्स कहां गई? 6 करोड़ कहां गया? 2024 में, यानी कि 2024 में जो अभी साल खत्म हुआ, 2024 में इसने 92 करोड़ रुपीस का सेल्स दिखाया हुआ है एज पर जीएसटी रिटर्न्स। तो हमने बोला कि ठीक है, 89 करोड़ का सेल था, डेट में कोई इंक्रीज हुआ नहीं, तो 92 करोड़ का सेल कर दिया एज पर जीएसटी रिटर्न्स 2024 में। पर ये 6 करोड़ का क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में आया। फिर जब हमने और एडजस्टमेंट की, तो हमने पाया कि उसकी फिक्स्ड एसेट्स में एक 6 करोड़ रुपए का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस स्टैंड कर रहा है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 6 करोड़ रुपए का फिक्स्ड एसेट्स में स्टैंड कर रहा है। तो हमने सोचा कि ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इस फिक्स्ड एसेट्स के टोटल में नहीं है, ये थोड़ा रिफाइंड सीएम में है। मैं वैसे आपको बता रहा हूं कि 6 करोड़ रुपए का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस आया। तो हमने सोचा कि यार ऐसा कौन सा बंदा प्रोजेक्ट लगा रहा है कि 6 करोड़ रुपया उसका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है कैपेक्स का। तो बड़ी हैरानी हुई। तो चलो खैर, मैंने सोचा कि चलो क्लाइंट पे विजिट पे बात करेंगे। फिर इतने में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस करने लग गया। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एनालिसिस किया, तो 2022 और 2023 के एक्सपेंसेस को थोड़ा मैं कंपेयर करने लग गया कि किस ट्रेंड पे चल रहे हैं। तो मैंने पाया कि कुछ खर्चे 2022 में, मान लीजिए कोई खर्चा अगर 2022 में 1 करोड़ रुपए का डला हुआ था, तो 2023 में वो खर्चा 23-24 लाख रुपए का ही डला हुआ है। इवन बैंक का इंटरेस्ट जो उसका डेट लेवल था
जो उसका डेट लेवल था, उस डेट लेवल के हिसाब से 2023 में उसका खर्चा कम डला हुआ था काफ़ी बैंक के इंटरेस्ट का। मैं सोच में पड़ गया कि यार बैंक लिमिट पूरी यूज़ करके बैठा हुआ है, तो बैंक का ब्याज कम कैसे हो सकता है। ऐसे ही और एक्सपेंसेस जैसे फ्यूल एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, और भी 3-4 तरह के मैंने खर्चे नोटिस किए जो 2022 के कंपैरेटिवली 2023 में बहुत कम डले हुए थे। तो मेरे दिमाग में तो क्वेश्चन मार्क आना शुरू हो गया कि भाई खर्चे, कहीं खर्चे कम करके प्रॉफिट तो नहीं बढ़ाए हुए पर्सन ने। तो बड़ा ही इसमें मतलब डाउटफुल आने लग गया। तो फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा कि कंडक्ट बी का, बैंक बी का कंडक्ट, यार एक बैंक में बंदे को 3 साल हो गए हैं, 3 साल काम करते हुए हो गए, और 3 साल के बावजूद वर्किंग कैपिटल के वाले बैंक में चर्निंग ही नहीं कर रहा। लिमिट भी 5 करोड़ की क्यों यूज्ड है, 7 करोड़ की क्यों यूज नहीं है, और वो 5 करोड़ तक आके ही क्यों रुक जाता है। इंटरेस्ट सर्विसिंग में डिले है। तो बैंक बी के साथ तो कंडक्ट कोई अच्छा है नहीं। ऑल दो क्लाइंट के बिजनेस में तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि बैंक ए में सारी क्रेडिट्स आ रही हैं, सारी पार्टियों से पेमेंट आ रही है। तो बैंक बी में ऐसा इशू क्यों, और वो भी 3 साल से, 3 ईयर्स से इशू चल रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर आईटीआर की बात आई। ये जो 6 करोड़ रुपया, चलो ये इसकी बाद में बात करता हूं। आईटीआर की बात आई। आईटीआर में मैंने को था कि यार इतना प्रॉफिट बंदे ने दिखाया तो टैक्स पे किया होगा। ठीक है, ऑब्वियसली उसने टैक्स पे किया होगा। तो मैंने आईटीआर चेक की, सितंबर 23 में उनकी फाइल हुई थी आईटीआर। तो मैंने चेक किया तो प्रॉफिट तो उसने वहां पे बहुत कम दिखाया हुआ आईटीआर के अंदर, लोअर प्रॉफिट रिपोर्टेड था। तो जब आईटीआर का लोअर प्रॉफिट रिपोर्टेड था, तो मैंने आईटीआर के अंदर जब चेक किया कि लोअर क्यों है प्रॉफिट, टैक्स क्यों नहीं गया इतने सारे प्रॉफिट के हिसाब से, तो पता लगा कि उसने अपने नेट प्रॉफिट में से जो नेट प्रॉफिट आया हुआ था एज पर बैलेंस शीट, उस नेट प्रॉफिट में से एक तो ये कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस का खर्चा पूरा का पूरा माइनस किया हुआ है, और एक ये 6 करोड़ रुपए की जो ये सेल्स है, ये 6 करोड़ रुपए की सेल्स भी यहां पे माइनस की हुई है। ठीक है, तो उसने बाकी कुछ खर्चे एडबैक वगैरह कर करा के उसने नटशल में करोड़ सवा करोड़ का नेट प्रॉफिट के ऊपर ही अपना टैक्स भरा हुआ है। मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा यार ये 6 करोड़ की सेल्स का और ये खर्चों का क्या चक्कर पड़ गया। तो प्रॉफिट अगर एक्चुअल में प्रॉफिट वाकई में कमाया ही था प्रॉफिट, तो उसके ऊपर टैक्स क्यों नहीं भरा गवर्नमेंट को। फिर टैक्स भी भरना चाहिए था अगर प्रॉफिट जेन्युइन है तो। ठीक है, और मजे की बात, जो ये 6 करोड़ का सेल्स का डिफरेंस था, ये 6 करोड़ रुपए के इसने लोन्स एंड एडवांसेस दिखाए हुए हैं। एसेट साइड पे लोन्स एंड एडवांसेस दिखाए हुए हैं 6 करोड़ रुपए के। मेरा दिमाग घूम गया कि यार ये हो क्या रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट में कर क्या रहा है क्लाइंट। फिर मैंने उसके सीए, क्योंकि कंपनी थी तो सीए के नोट्स ऑफ अकाउंट्स, उसकी ऑडिट रिपोर्ट को स्टडी किया। तो सीए ने वहां पे रिपोर्ट किया हुआ है कि जो ये 6 करोड़ रुपए का कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस है, ये इसके कुछ एक्सपेंसेस हैं, जिनको कैपिटलाइज किया गया है। एक्सपेंसेस कौन से, जिनका मैंने मोटा मोटा डिफरेंस देखा था, जैसे ब्याज का खर्चा था 1 करोड़ रुपए का, मार्केटिंग एक्सपेंसेस थे, फ्यूल था, वेजिस थी, जो हम लेबर को वेजिस देते हैं, वेजिस थी। तो ऐसे ही करके 6-7 तरह के खर्चे थे, जिनका टोटल मिला के 6 करोड़ रुपया बनता था, और सीए ने लिखा हुआ है कि इन खर्चों को कैपिटलाइज किया गया है। ठीक है, हमने सोचा यार कैपिटलाइज क्यों कर दिया, सीए ने अपने नोट्स ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज किया इस चीज को। फिर ये 6 करोड़ का जो सेल्स का डिफरेंस है जीएसटी का और ऑडिटेड का, इसको भी सीए ने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। और उसने, सीए ने ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है कि 6 करोड़ के रुपए की जो ये सेल्स है, जो कि लोन्स एंड एडवांसेस में स्टैंड कर रही है, ये कुछ बिल्स ऐसे थे, कुछ सेल ऐसी थी जिसका एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया था, बट बिल्स वगैरह काटने रह गए थे, और इस वजह से हमने लास्ट मोमेंट पे ऑडिटेड फाइनेंशियल्स को फाइनलाइज करते टाइम में ये सोचा कि हम इसको सेल्स ही दिखाएंगे किताबों में। ऑल्दो इसके बिल्स वगैरह कटे नहीं थे, इस वजह से ये उस टाइम की जीएसटी रिटर्न में फाइल नहीं हो पाया। तो हेंस बुक्स ऑफ अकाउंट में 89 करोड़ रुपीस का सेल आ रहा है, और उसने ये 6 करोड़ की सेल्स की 6 करोड़ की सेल्स को लोन्स एंड एडवांसेस में दिखा रखा है रिकवरेबल। ठीक है, तो मैं अगेन सोच में पड़ गया, मैं कहा यार 6 करोड़ की सेल्स इसने बुक कर ली, तो 6 करोड़ की सेल्स को लोन्स एंड एडवांसेस में दिखा दिया, ये तो फिर डेटर्स ही है ना, ये तो डेटर्स ही हैं बंदे के, लोन्स एंड एडवांसेस थोड़ी हैं। तो फिर मैंने इनको अपने सीएमए में रिक्लासीफाई किया और इनको एज अ डेटर्स दिखाया। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार 6 करोड़ में ये है कौन कौन, किनके साथ ऐसा एग्रीमेंट हो गया बंदे का
कि सेल्स दिखाना पड़ गया। तो मैंने देखा कि इसमें लगभग 7-8 पार्टीज थी, 7-8 पार्टीज थी जिनके साथ इसने लिखा था कि एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया, बिल नहीं कटे, पर एग्रीमेंट हो गया था, तो हमने सेल्स दिखा दिया। उन पार्टियां बड़ी छोटी छोटी एमएसएमई पार्टियां थी, छोटे छोटे मार्केट के एमएसएमई बोरोर। मैं सोच में पड़ गया यार, मैंने कहा यार इन छोटे छोटे एमएसएमई बोरोर्स के साथ एग्रीमेंट कौन एग्जीक्यूट करता है, कौन इनसे के साथ रिटर्न एग्रीमेंट करता है, और कौन इन छोटे छोटे एमएसएमईज के साथ एग्रीमेंट करके इनको ऐसे करके सेल्स दिखाता है। बड़ी दुविधा हो गई, ऐसे लगने लग गया कि यार कुछ दिक्कत है, कुछ गड़बड़ है। और फिर अगर ये 6 करोड़ रुपए की सेल्स इन्होंने लास्ट मोमेंट पे डिसाइड कर ली कि चलो ठीक है कि 6 करोड़ की सेल हमने दिखानी है, तो भैया ये 6 करोड़ की सेल्स के सामने कोई परचेज भी तो होगी, कोई माल भी तो खरीदा होगा, कुछ मटेरियल भी तो पड़ा होगा, कुछ एक्सपेंसेस भी तो होंगे इस सेल के साथ रिलेटेड। ये तो काइंड ऑफ आपने ये 6 करोड़ की एक्सपेंसेस नहीं दिखाए, ये 6 करोड़ का रेवेन्यू आपने इन्फ्लेट करके दिखा दिया, तो 12 करोड़ रुपए आपने इन्फ्लेट कर दिया, तो आपके प्रॉफिट तो बढ़ने ही बढ़ने थे। फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस कहां गए, इस सेल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंसेस कहां गए, और ये 6 करोड़ रुपया कैपिटलाइज क्यों किया गया? बहुत सारे क्वेश्चन आ गए। और फिर अगर ये 6 करोड़ का सेल था ही, अगर ये जेन्युइन सेल था, तो फिर इसको आईटीआर में लेस क्यों किया, डिडक्ट क्यों किया, माइनस क्यों किया इस सेल्स को? फिर तो प्रॉफिट का पार्ट होना चाहिए था, इसको माइनस करने का क्या लॉजिक था इस सेल्स को, राइट? तो ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन मार्क एक और आ गया, यार अगर 92 करोड़ रुपीस का सेल्स 2024 की जीएसटी रिटर्न्स में दिख रहा है, तो इसका मतलब जो ये 6 करोड़ रुपए का सेल था, जो सीए ने बोला कि इसका हम जीएसटी में रिपोर्ट नहीं कर पाए सेल्स 2023 की जीएसटी रिटर्न्स में, तो ऑब्वियसली इनको 2024 की जीएसटी रिटर्न में रिपोर्ट किया होगा। तो इसका मतलब ये जो 92 करोड़ का सेल था 24 का, इसमें ये 6 करोड़ रुपए का सेल, तो ये वाला सेल भी है ना, 6 करोड़ रुपीस का सेल तो से ये वाला भी होगा जो पिछले साल जीएसटी में नहीं डाला पर 2024 वाली रिटर्नों में डाला होगा, अप्रैल 23 टू मार्च 24 वाली पे। तो इसका मतलब ये 6 करोड़ की सेल्स जीएसटी में तो डाल दी, पर इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में पिछले साल ही डाल लिया था, तो यानी ये 2024 की बुक्स ऑफ अकाउंट में तो नहीं आएंगी। तो इसका मतलब 2024 की नटशल में टर्नओवर एक्चुअल में 92 करोड़ माइनस 6 करोड़ 86 करोड़ की ही सेल है, एक्चुअल में 92 करोड़ की सेल है ही नहीं 2024 की, राइट? ये भी दिमाग में चीज चलने लग गई, तो बड़ी सारी दुविधा हो गई। तो हमने सोचा यार समझ नहीं आ रहा कुछ, चलो क्लाइंट के पास चलते हैं। हमने करी वहां पे विजिट, पहले तो यूनिट विजिट किया, तो यूनिट अच्छा बना हुआ था, बहुत बढ़िया फैक्ट्री थी, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई झमेला नहीं। अब हम आ गए सेल्स पॉइंट की डिस्कशन पे। तो सेल्स पॉइंट की डिस्कशन पे जब बोरोवर को हमने सामने बिठाया, तो बोरोवर ने बताया कि, और उसके सीए को भी हमने कॉन्फ्रेंस पे ले लिया और स्टैट्यूटरी ऑडिटर को, तो उन्होंने अगेन अपने पॉइंट पे वो रहे कि हमारे एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गए थे, हमारे एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गए थे। तो उस टाइम तक सितंबर हमने हम बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज कर रहे थे, तो हमारी जीएसटी रिटर्न्स जा चुकी थी, तो हमारे पास जीएसटी में अमेंड करने का हमने नहीं सोचा, तो हमने इनको सेल्स रिकॉग्नाइज करने का डिसीजन ले लिया। तो हमने जब पूछा कि एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गए तो क्या कोई रिटर्न एग्रीमेंट आपके पास अवेलेबल है? तो नहीं, रिटर्न एग्रीमेंट अवेलेबल नहीं है, वो हमारे पास, हमारा बस वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो हमारा वो सेल्स डिसाइड हो गया था, तो उन पार्टियों से हमारा माल बिकना डिसाइड हो गया था। ठीक है जी, हमने सोचा। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर ये अगर सेल्स आपका था, जेन्युइनली सेल्स था, तो आईटीआर में इसको डिडक्ट क्यों किया, आईटीआर में इस सेल्स को माइनस क्यों किया? और वो भी मजे की बात, आपने पूरी की पूरी 6 करोड़ की सेल्स को प्रॉफिट में से माइनस कर दिया। यार 6 करोड़ की सेल में जो प्रॉफिट होगा, जो प्रॉफिट मार्जिन होगा, वही प्रॉफिट मार्जिन यहां से लेस होगा ना, प्रॉफिट में से प्रॉफिट ही लेस होगा ना, प्रॉफिट में से सेल थोड़ी लेस होती है, समझ गए ना? तो क्लाइंट ने बोला ओहो सर आपके पास ना गलत आईटीआर चली गई, हमने ना आईटीआर फेब 2024 में रिवाइज की है, हमने आईटीआर फेब 2024 में रिवाइज की थी, उसके अंदर हमने इस पॉइंट को करेक्ट कर दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमने इस पॉइंट को करेक्ट कर दिया 2024 में, और अब 2024 में हमने 28 फेब 2024 को हमने 2.25 करोड़ रुपए का टैक्स भी जमा कराया है अपनी आईटीआर रिवाइज करके, आईटीआर रिवाइज करके 2.25 करोड़ का टैक्स जमा करा दिया। मैं चुप कर गया, मैंने कहा यार चलो वो सेल्स वाला पॉइंट ठीक कर दिया, और
और अपना 2.25 करोड़ का टैक्स भी जमा करा दिया। मैंने बोला सर वो रिवाइज्ड आईटीआर दे दो मुझे, उसकी कॉपी दे दो। तो उसने रिवाइज्ड आईटीआर की कॉपी उसी टाइम मेरे को दे दी अलॉन्ग विद कंप्यूटेशन ऑफ इनकम। मैंने देखा 2.25 करोड़ का टैक्स जमा करवाया हुआ है। उसने मेरे को बैंक स्टेटमेंट से टैक्स पेमेंट की एंट्री भी दिखा दी 28 फेब को, जो डिपार्टमेंट को पेमेंट गई हुई है 2.25 करोड़ की। मैंने कहा यार वाह भाई वाह, बिल्कुल ठीक बात है, आईटीआर तो बिल्कुल ठीक हो गई। तो चलो फिर आ गया एक्सपेंसेस वाले पॉइंट पे। मैंने कहा सर ये एक्सपेंसेस कौन से कैपिटलाइज कर दिए आपने, एक्सपेंसेस कौन से कैपिटलाइज कर दिए। वो कहता, बिल्कुल ही पिक्चर बदल दी उसने। वो बोला कि सर मैंने R&D की थी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैंने कहा सर क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। वो कहता कि जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर रिसाइकल्ड वूल से हम यार्न जो बना रहे हैं वो लोअर ग्रेड का बनता है। तो मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने बड़े बड़े लोगों को लेके आया और पैसे इन्वेस्ट करने से मैंने एक ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद की है 2023 में, ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद की है कि रिसाइकल्ड वूल से भी मेरा प्रीमियम क्वालिटी का यार्न बनेगा, प्रीमियम क्वालिटी का यार्न बनेगा रिसाइकल्ड वूल से भी। हम तो एकदम से हमारे तो होश ही उड़ गए कि अच्छा ऐसी टेक्नोलॉजी आपने ईजाद कर ली। तो वहाँ पे वो हमें सैंपल भी दिखाने लग गया कि ये देखिए सर, ये हमारा था धागा पहले वाला जो पहले बनता था रिसाइकल्ड वूल से, ये है हमारा धागा अब जो अब बन रहा है हमारी नई टेक्नोलॉजी के बाद। तो आप खुद ही डिफरेंस देख लीजिए कि कितना डिफरेंस है। तो भाई हमें तो देखने में डिफरेंस तो लग रहा था कि यार अब वाला धागा तो ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का नज़र आ रहा था, ठीक है। तो बट आप खुद सोचो, आप खुद लोग सोचो कि यार वहाँ पे तो वो बंदा कोई भी कुछ भी लाके हमें दिखाई जाएगा, वहाँ पे हम देख के थोड़ी हमें ऐसे विश्वास करना चाहिए। पर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे माहौल ऐसा था, हमें बड़ी जेन्युइन लगी बात। फिर कि R&D इसने कर ली कोई। फिर उसके बाद हमने उससे बात की, हमने बोला कि सर R&D की है पर ITR में आपने डिडक्शन पूरी की पूरी क्लेम कर ली। फिर उसका CA बोलने लग गया, कहता कि ये हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा है वो ITR में 100% अलाउड है, वो ITR में 100% अलाउड है क्लेम करना। हमने कहा कि सर 100% अलाउड है क्लेम करना ITR में। तो जब मैंने ITR की कंप्यूटेशन देखी तो उस समय देखा कि इन्होंने इस खर्चे की, R&D के खर्चे की डिडक्शन सेक्शन 37(1) में ली हुई है, इनकम टैक्स एक्ट के, इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 37(1) में डिडक्शन क्लेम क्लिक की हुई है। तो मैंने उनको बोला कि सर 37(1) जो इनकम टैक्स एक्ट का होता है वो तो जनरल सेक्शन है डिडक्शन का। 37(1) इनकम टैक्स एक्ट का बोलता है कि जो कोई खर्चा आपने बिजनेस के लिए किया, बिजनेस के रन करने के लिए किया, तो उस खर्चे को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के डिडक्शन ले सकते हो। और जो वो मतलब 37(1) उन खर्चों की बात करता है जिनके बारे में स्पेसिफिकली कहीं और इनकम टैक्स में मेंशन नहीं किया गया। तो मैंने उनको बोला कि सर 37(1) में आपने क्लेम किया पर आपने तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, तो जो साइंटिफिक रिसर्च होती है, साइंटिफिक रिसर्च का जो खर्चा होता है, साइंटिफिक रिसर्च का तो आई थिंक सेक्शन 35 में क्लेम करना चाहिए, 35 में क्लेम होता है। तो आपने 31 में क्लेम क्यों किया, 37(1) में क्लेम क्यों किया एज अ जनरल बिजनेस एक्सपेंस। तो उसके पास इस चीज का कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं था, बिल्कुल घुमाई जा रहा था बात को। तो फिर हमने कंडक्ट की डिस्कशन की कि सर ये कंडक्ट आपका कैसे खराब हो गया, बैंक बी के साथ आप गलत कंडक्ट कैसे कर रहे हो। क्लाइंट ने बोला कि बैंक बी की नेट बैंकिंग ही नहीं चल रही, बैंक बी की नेट बैंकिंग ही नहीं चल रही पिछले 3 साल से। तो नेट बैंकिंग ना चलने की वजह से मैं उनकी सर्विसेज से बड़ा परेशान हूँ, उनसे बड़ा परेशान हूँ। तो इसकी वजह से मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ, उसकी वजह से मैं बैंक भी चेंज करना चाहता हूँ और आपके पास आना चाहता हूँ। हमने कहा कि ये तो बड़ी सर स्ट्रेंज बात है कि 3 साल से नेट बैंकिंग नहीं चली, इतने बड़े कस्टमर, इतना बड़ा बैंक, और 3 साल से नेट बैंकिंग नहीं चली, ये कैसे हो सकता है। कहता जी नहीं चली, ये है वो है, अपनी बातें रखने लग गया। फिर हमने बोला कि सर आपकी लिमिट वहां पे 7 करोड़ रुपीज है, तो आप तो 5 करोड़ रुपया ही, 5 करोड़ से ऊपर आपकी यूज कभी गई ही नहीं, तो क्या उन्होंने आपको 5 करोड़ से ज्यादा यूज करने का अलाउ नहीं किया हुआ। क्लाइंट बोला जी नहीं, उन्होंने मेरे को पूरा फुल अलाउ किया हुआ है, उन्होंने फुल अलाउ किया हुआ है मेरे को लिमिट यूज करना। ये तो मैं 5 करोड़ तक यूज करता हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो मैं जितना मेरे को चाहिए पैसा मैं उतना यूज कर रहा हूँ, 5 करोड़ से ज्यादा मेरे को जरूरत ही नहीं है। हम फिर चुप हो गए। फिर मैंने पूछा कि सर आपका जो ITR में आपको प्रॉफिट आपने इतना दिखाया, तो इतना प्रॉफिट जो आपने दिखाया इसके पीछे राज क्या है, प्रॉफिट इतना क्यों आया, ठीक है, और अगले साल आप क्या करेंगे। तो उसने बोला कि प्रॉफिट आने के 2 कारण है।
एक तो उसने बोला कि पिछले सालों में जो मैं प्रॉफिट था वो उतना नहीं दिखा रहा था, अब मैं जो मेरे बिजनेस में एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस है वो मैं बुक कर रहा हूँ। आप मेरी बात समझ ही गए। दूसरा कहता कि जो मैंने ये R&D की है, R&D करने के बाद मैं खरीद तो वही रिसाइकल्ड वूल रहा हूँ सस्ते रेट की, पर मेरा जो धागा बन रहा है वो धागा मेरा बन रहा है प्रीमियम क्वालिटी का, तो मैं उसको बेच रहा हूँ प्रीमियम क्वालिटी के रेट पे। ठीक है, तो प्रीमियम क्वालिटी पे रेट की बेचने की वजह से मेरे को डिफरेंस जो मिल रहा है उस डिफरेंस के ऊपर मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो इस वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया 2023 के अंदर। हमने सोचा कि यार बड़ा कमाल है सर, इतना प्रॉफिट बढ़ गया, इंडस्ट्री में तो इतना होता नहीं है किसी के पास प्रॉफिट, हम तो इतने रॉ वूल वाले बंदों को देख चुके हैं। कहता नहीं जी मेरे बिजनेस में तो है, वो तो दिखाते नहीं है, हमारे बिजनेस में इतना है, और मेरा जो ये R&D की वजह से मेरा जो है वो प्रॉफिट में फर्क पड़ गया। ठीक है जी, मान लेते हैं सर थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि सर 2024 में क्या ट्रेंड है, फिर 2024 में आपने कितना प्रॉफिट कमाया, जिसके फाइनेंशियल्स ऑब्वियसली हमारे पास थे नहीं। क्लाइंट ने बोला कि 2024 में मेरा जो प्रॉफिट है वो 13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आएगा। 13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आएगा आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स 13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाऊंगा। मैंने कहा सर इतना प्रॉफिट कमाया 2024 में भी आपने? उसने कहा जी सर बिल्कुल 13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया मैंने। मैंने कहा कि सर फिर आपने एडवांस टैक्स कितना जमा करा दिया अभी तक? अब तो हम साल का एंड बीत गया, एडवांस टैक्स की डेट्स सारी निकल चुकी हैं, तो आपने 13 करोड़ के हिसाब से तो अपना एडवांस टैक्स 2-4 करोड़ रुपए जमा करवा दिया होगा। क्लाइंट ने बोला कि सर नहीं, एडवांस टैक्स तो अभी मैंने 20-30 लाख ही जमा करवाया है। तो मैंने कहा सर फिर 20-30 लाख टैक्स जमा कराया तो आपको तो टैक्स ही बहुत बनता है, तो फिर वो टैक्स कब जमा कराएंगे? कहता वो मैं अराउंड जून के महीने में जमा करवा दूंगा, जून मंथ में जमा करवा दूंगा। तो मैंने कहा सर 20-30 लाख रुपए का जो डेट आप जून के महीने में जमा करवाएंगे तो आपके वो तो 234 ABC वाला इंटरेस्ट बहुत पड़ जाएगा, तो आप ऐसे डिले क्यों कर रहे हैं? वो कहता वो हमारा इंटरनल फाइनेंशियल प्लानिंग है, तो हम वो जून महीने में जमा करा देंगे। तो मैंने बोला कि सर जून महीने में आप 2-4 करोड़ रुपए का जो टैक्स जमा कराएंगे, लिमिटें आपकी पूरी यूज है, सब कुछ है, तो आपने फिर वो आप जो वो पैसा है 2-3 करोड़ रुपया 4 करोड़ रुपया प्रॉफिट का, वो पैसा लेके कहाँ से आएंगे? आप अपनी कैपिटल डालेंगे, क्योंकि बिजनेस में तो कोई दिख नहीं रहा। फिर वो मेरे को बोला कि आप ये बात क्यों पूछ रहे हो, इससे आपको क्या लेने देना, मैं अपनी मर्जी से देखूंगा, मेरी एक्सेस की लिमिट भी 2 करोड़ की खाली पड़ी है, तो मैं अपनी मर्जी से जहां से मर्जी पैसा लेके आऊँ, वो मेरी मर्जी है। तो चलो ये डिस्कशन हो गई। तो ये डिस्कशन होने के बाद हम उठ के आ गए। अब उठ के आने के बाद यार मतलब बातें कोई जवाब तो उसने दिए, बट फिर भी कहीं ना कुछ समझ आ नहीं रहा था। फिर हमने फिर रीअसेसमेंट किया, फिर हमने वापस ऑफिस आ गए, फिर 2-3 दिन दिमाग लगाया। फिर 2-3 दिन दिमाग लगा के हमने पाया कि हमने सोचा कि यार एक बंदा अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बना के बैठा है, ऐसी टेक्नोलॉजी बना के बैठा है, एक मिनट एक पॉइंट लिख लूँ यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ऐसी टेक्नोलॉजी अगर बना के बैठा है जिससे उसने रिसाइकल्ड से एक प्रीमियम आर्टिकल बना लिया, तो ऐसी टेक्नोलॉजी का तो पेटेंट कराना चाहिए। ये हम विजिट पे पूछना भूल गए क्लाइंट से। तो पेटेंट कराया कि नहीं कराया इस टेक्नोलॉजी का, क्योंकि ये तो कल को कोई चोरी कर ले, बड़ी प्रीमियम टेक्नोलॉजी है, बड़ी सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, और ये बंदा चाहे तो ऐसा पेटेंट बेच बेच के ही करोड़ों रुपए कमा ले मार्केट के अंदर। तो इसने पेटेंट कराया है या नहीं, तो ये पता करना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। तो हमने पता किया, जब क्लाइंट से दोबारा फ़ोन पे बात की तो क्लाइंट ने बोला कि नहीं जी पेटेंट तो नहीं करवाया इस टेक्नोलॉजी का। हम बड़ा हैरान हुए कि सर पेटेंट क्यों नहीं करवाया इस टेक्नोलॉजी का। और अच्छा हाँ, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस की पॉइंट था, तो मैंने पूछा कि सर R&D अगर आपने किया तो R&D में ये बैंक का इंटरेस्ट, वेजिस का खर्चा, मार्केटिंग के खर्चे, ये कहाँ से आपने कैपिटलाइज कर दिए? ये तो कोई R&D का खर्चा हमें लग ही नहीं रहा, ये तो सारे नॉर्मल बिजनेस के खर्चे हैं। R&D का खर्चा तो कोई स्पेसिफिकली मेरे को नजर ही नहीं आ रहा, कोई R&D के लिए कोई आपने मशीनरी लगाई हो, कुछ किया हो, वो तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। कहता जी R&D में जो टाइम लगता है, 1.5-2 महीने मेरा जो बिजनेस डिस्टरप्ट रहा, और वो जो 1.5-2 महीना मेरे को जो बिजनेस की कॉस्ट इंकर करनी पड़ी डिस्ट्रप्शन की वजह से, तो उन सबको मैंने कैपिटलाइज कर दिया। बड़ा वेग सा आंसर देके उसने हमें भगा दिया। तो पेटेंट तो करवाया नहीं भाई बंदे ने, फिर बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। देन ITR मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि ITR 2023 की उसने हमें रिवाइज्ड वाली दे दी। तो उस ITR के अंदर हमें जो दिक्कत हुई तो मैंने आपको बता दी कि सेक्शन 37(1) में उसने क्लेम किया हुआ था इंस्टेड ऑफ सेक्शन 35। तो वो हमारे लिए बड़ा एक डाइसी पॉइंट था कि अगर वाकई में उसने R&D की होती तो उसने 37 में जगह 35 में क्लेम करना चाहिए था। फिर हमने बोला कि फिर हमने दिमाग में आया कि एक बंदा, आप खुद सोचिए, आपके लिए क्वेश्चन है कि एक बंदा
चलो 2023 का तो हमारे पास रिजल्ट सामने है कि 2023 में उसने जो प्रॉफिट कमाया उसने कैपिटल निकाल ली, बाहर ले गया, थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टॉक डेटर्स वगैरह में डाल दिया, ठीक है, प्रॉफिट मेनली बाहर निकाल लिया। पर 2024 जो था, 2024 में वो कह रहा है कि मैंने 13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। 2024 में एक बंदा कह रहा है कि मैंने 13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। मैंने उसकी सारी बैंक स्टेटमेंट एडजस्ट कर ली थी 2024 की अंडरराइटिंग में, और कोई कैपिटल विड्रॉल नहीं थी, कोई कैपिटल उसने विड्रॉ नहीं की थी। उसके बाद मैंने उसकी बैंक स्टेटमेंट में लिमिट्स की यूटिलाइजेशन देख ली थी, लिमिट्स यूज देख ली थी, तो फुल यूज थी लिमिट्स। अगर कोई बंदा 13 करोड़ रुपया बिजनेस से एक्स्ट्रा कमाएगा तो वो 13 करोड़ रुपए कहीं तो जाएगा ना, कहीं तो वो यूज करेगा ना 13 करोड़ रुपए को। कहां जाएगा 13 करोड़ रुपया? या तो उसकी डेट रीपे हो जाएंगे, या वो उसकी बैंक स्टेट, या उसकी कैपिटल से वो निकाल लेगा, या कोई फिक्स एसेट्स बनाएगा, कोई नई फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो फिक्स एसेट्स में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की 2024 में। या स्टॉक डेटर्स और क्रेडिटर्स में लगाएगा, क्रेडिटर्स उसके पहले ही जीरो के बराबर थे, या फिर स्टॉक और डेटर्स में लगाएगा। पर स्टॉक और डेटर्स में तो हमारे पास लास्ट 6 महीने की स्टॉक स्टेटमेंट हमने देख ली थी मार्च 24 तक, तो उनके वैल्यू वाइज अमाउंट तो बराबर बराबर थी। तो वो 13 करोड़ रुपया गया कहां भाई? भाई क्वेश्चन हो गया ना, 13 करोड़ रुपया गया कहां? आपने 13 करोड़ रुपया कमाया, तो वो 13 करोड़ रुपया गया कहां आपका 13 करोड़ रुपया? ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा। क्लाइंट से डिस्कस किया तो क्लाइंट ने बोला कि वो जो 13 करोड़ रुपए है ना सर, कि आप देखिए ना बैलेंस शीट अगर आप बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसके रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट 13 करोड़ रुपए का अगर प्लस हो गया तो एसेट साइड पे भी तो बैलेंस शीट टैली कराने के लिए 13 करोड़ रुपए कुछ प्लस होगा ना। तो या तो फिक्स एसेट्स में जाएगा, या स्टॉक डेटर क्रेडिटर्स में कहीं जाएगा, या कैपिटल विड्रॉ हो जाएगी, कहीं तो पैसा जाएगा ना 13 करोड़ रुपया। तो या लिमिट का यूज कम हो जाएगा, ठीक है, पर वो तो कहीं दिख ही नहीं रहा। या उसका कैश एंड बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि कैश एंड बैंक बैलेंस पड़ा है भाई 13 करोड़ रुपए का जो कमाया उसने। तो 13 करोड़ रुपए का उसने बोला जी, कहता जी वो तो मेरे अपना स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया और डेटर्स बढ़ गए। 6 करोड़ का स्टॉक बढ़ गया जी, और 4 और 5, 4 5 6 7 करोड़ के डेटर्स बढ़ गए हैं। हमने बोला सर 13 करोड़ रुपए का आपने प्रॉफिट कमाया, ये तो सारा का सारा आपने स्टॉक और डेटर्स में डाल दिया, और यूनिट विजिट के टाइम पे इतना स्टॉक तो आपका था ही नहीं। और दूसरा, आपने स्टॉक स्टेटमेंट में जो डाटा दिखाया हुआ है उसके हिसाब से तो आपके मार्च 24 में स्टॉक डेटर्स के लेवल 2023 जितने बराबर बराबर ही हैं। अब आप कह रहे हैं कि वो तो स्टॉक और डेटर्स में चला गया, तो वो अब वो फंसना शुरू हो गया। कहता नहीं जी ऐसा नहीं होता, स्टॉक स्टेटमेंट्स तो बस जितनी डीपी बनाने के लिए जरूरत होती है उतनी ही देते हैं हम, एक्चुअल में तो हमारा इतना ही था। तो फिर मैंने रिवर्स कैलकुलेशन की, मैंने कहा सर 7 करोड़ के आप कह रहे हो डेटर्स बढ़ गए, अगर मान लीजिए आपके 31/3/23 में डेटर्स 2 रुपए के थे, अब आप कह रहे हो कि 7 रुपए से डेटर्स और बढ़ गए, तो मतलब 31/3/24 में आपके डेटर्स 9 रुपए के हो गए, और आपने अगर पूरे साल में 20 रुपए का माल बेचा, 20 रुपए का माल बेचा, तो ओपनिंग प्लस 20 22 और -9, यानी कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट्स हैं वो 13 रुपए के आने चाहिए एज अगेंस्ट द सेल्स ऑफ 20 रुपए। तो यानी कि वो तो आपकी 70% चर्निंग आनी चाहिए, क्योंकि आपके डेटर्स बढ़ गए तो आपकी रियलाइजेशन कम है, इसका मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में। पर मेरे को तो बैंक स्टेटमेंट में आपकी चर्निंग 100% मिली है, चर्निंग 100% मिली है, तो आपके डेटर्स बढ़ कैसे गए? तो वो चर्निंग तो 100% झूठ हो नहीं सकती, डेटर्स तो बढ़ ही नहीं सकते। ऐसे ही स्टॉक की रिवर्स कैलकुलेशन कर ली डेटर्स, क्रेडिटर्स और परचेज की फिगर्स के साथ, तो उसके हिसाब से स्टॉक भी बढ़ा हुआ बुक्स ऑफ अकाउंट में गलत दिख रहा था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट जेन्युइन था ही नहीं, ये बोगस प्रॉफिट था, ठीक है। तो इस बात का आंसर वो कर नहीं पाया। फिर प्रोविजनल फाइनेंशियल्स आए दोबारा उसके 2024 के, हमने कहा कि लो भाई देख लेते हैं प्रोविजनल फाइनेंशियल्स में क्या पोजीशन है। प्रोविजनल फाइनेंशियल्स में बंदे ने 13 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया हुआ, और प्रॉफिट के अगेंस्ट ये दोनों बढ़ा दिए। तो फिर मैंने खर्चों को कंपेयर किया, एक्सपेंसेस को कंपेयर किया, तो फिर पाया कि भाई फिर 6-7 करोड़ के एक्सपेंसेस कम दिखाए हुए हैं 2024 में, और फिर 6-7 करोड़ का एक और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस दिखाया हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट में। और फिर बुक्स ऑफ अकाउंट में उसने सेल्स 98 करोड़ की दिखा रखी है प्रोविजनल में, जबकि हमारे हिसाब से सेल्स कितनी है उसकी, हमारे हिसाब से सेल्स तो 86 करोड़ की है 2024 में, उसने सेल्स फिर 98 करोड़ की दिखा रखी है। तो अब फिर से डिफरेंस सेल्स में आ गया, तो गलत हो गया ना ये चीज। तो प्रोविजनल फाइनेंशियल्स में फिर से झोल। अब जब बंदा कह ही रहा था कि 2023 में मैंने प्रॉफिट कमा लिया,
वो प्रॉफिट मैंने कमाया R&D के खर्चे से, जो मेरे को एक्स्ट्रा रेवेन्यू हुआ, तो दैट मीन्स R&D कंप्लीट हो गई ना 2023 में, तो 2024 में अब फर्दर R&D कौन सी आ गई 6-7 करोड़ की। ठीक है, फिर हमने फिजिकल परफॉर्मेंस डाटा मंगवाया उसका मैन्युफैक्चरिंग का, कि कितना मैन्युफैक्चर किया, कितना सेल किया क्वांटिटी वाइज, तो पता चला कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग की क्वांटिटी हर साल घटती जा रही है, हर साल घटती जा रही है। फिर तो हमें जबरदस्त डाउट होने लग गया बंदे पे। फिर हमने और तगड़ा मार्केट रेफरेंस चेक करवाया, फिर पता चला कि उसकी जो बैंक बी में लिमिट है, वो उस बैंक ने 2 करोड़ रुपया लिमिट फ्रीज लगा रखी है, क्योंकि इसके कंडक्ट की वजह से ये चर्निंग नहीं कर रहा है जानबूझ के और इंटरेस्ट डिले से सर्व कर रहा है, 2 करोड़ की लिमिट फ्रीज है, तो ये झूठ साबित हो गया। उसके बाद जो उसने कस्टमर्स दिखाए हुए थे, उन कस्टमर से रेफरेंस चेक लिया और पता चला कि ये बंदा ज्यादातर ट्रेडिंग ही कर रहा है, और ट्रेडिंग भी कैसी कर रहा है, साइक्लिकल नेचर की कर रहा है, सेम पार्टियों से सेल परचेज की ट्रांजैक्शंस हैं और बोगस बिलिंग नेचर की ट्रांजैक्शंस हैं, वो पता चला मार्केट से। तीसरा हमें पता चला मार्केट से कि जो ये प्रॉफिट्स वगैरह इतने ज्यादा लॉन्च कर रहा है, ये SME IPO की प्लानिंग कर रहा है, SME IPO लेके आ रहा है, और SME IPO के लिए ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को इतना ज्यादा हेफ्टी करके दिखा रहा है ताकि उसको बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स मिले, और इसका जो फ्यूचर में प्लान है वो मे बी ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा लेके ये यहां से मार्केट से उड़ जाए। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो थे केस के, जो आई होप आपने समझे होंगे। कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछे, जिसकी वजह से केस को अल्टीमेटली रिजेक्ट किया गया और एक प्रोबेबल फ्रॉड केस जो है उससे होने को बैंक को बचाया गया। थैंक यू वेरी मच।